हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने लेवियन कलेक्शन चैप्टर में सेक्शन 7 की स्टडी की थी। आज हम लोग उसी सेक्शन को थोड़ा और आगे देखेंगे। क्या देखा था सेक्शन 7 में? हमने कहा था इस चैप्टर में जो लेवियन कलेक्शन चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 लेवियन कलेक्शन, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 11 पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये टॉपिक्स देखने हैं। इसके अलावा मैंने आपको 3 शेड्यूल्स के नाम बताए थे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 कहता है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई है ना तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे, बिना कंसिडरेशन के हो तो भी सप्लाई मान लेंगे। शेड्यूल 2 कहता है कि इन चीज़ों को हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स और इन चीज़ों को हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। और शेड्यूल 3 कहता है कुछ भी कर लो, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यानी ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इतनी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट सेशन में स्टडी की थी। और सेक्शन 7 में जो स्टडी की थी उसने कहा था सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल, ट्रांजेक्शन्स, एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ईच एंड एवरीथिंग जो कंसिडरेशन के लिए किया गया हो किसी पर्सन के द्वारा। ये मैंने बताया था सेक्शन 7 में। दूसरा पॉइंट बताया था अगर कोई इंपोर्ट है सर्विस का, भले ही वो बिजनेस पर्पस के लिए ना हो तो भी हम उसको मान लेंगे सप्लाई की कैटेगरी में। थर्ड मैंने बताया था आपको कि शेड्यूल 1 स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर होता है, पूरी एक लिस्ट है जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन हो। शेड्यूल 2 सप्लाई के स्कोप में ही आता है, सेक्शन 7 में ही आता है, जो कहता है कि इनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। इसमें शामिल नहीं है क्या शेड्यूल 3 या जिसको फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा हो, दैट्स इट। यही तो चीजें हैं। इसके अलावा जो मैंने पॉइंट नंबर डी आपके साथ इसमें डिस्कस किया था, ये पॉइंट नंबर 3 में ये डिस्कस किया था लास्ट में जाते जाते कि भाई कुछ ऐसी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जो लगती तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है लेकिन उनको इस एक्ट में गुड्स माना गया है, सप्लाई ऑफ गुड्स। और कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स हैं जो लगते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स है इन एक्चुअल में उसको इस एक्ट में सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। ठीक है ना? ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानती है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानती है, बट ऑब्वियस है जहां कंफ्यूजन है उसको दूर किया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज उम्मीद करते हैं ये मैंने लास्ट में आपको बताया था और सेक्शन 7 को पूरा समराइज कर दिया था, आपको याद होगा। आज आगे बढ़ते हैं और ये ट्यूटोरियल नोट्स देखते हैं सेक्शन 7 से ही रिलेटेड, जो कहता है, और इसमें से मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने कवर अप कर रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज टू बी नोटेड हियर अंडर एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स। एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना गया है, मैंने आपको बता दिया था, गुड्स की डेफिनेशन में ही बता दिया था। सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन आर नॉट टैक्सेबल। तो सर्विसेज अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो उनको हम टैक्सेबल करेंगे। कैसे? अभी शेड्यूल 1 आएगा थोड़ी देर में। कुछ वर्ड यूज होंगे, बिजनेस का वर्ड, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। लाइसेंस का मतलब होता है, अभी हम लोग बिजनेस की कैटेगरी या डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, चिंता ना करें। लाइसेंस का मतलब होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट परमिट टू डू समथिंग। अगर मुझे किसी चीज का लाइसेंस मिल गया तो इसका मतलब आई हैव अ राइट टू डू समथिंग। मुझे किसी चीज का लाइसेंस मिला तो इसका मतलब मैं वो चीज करने का अधिकारी हूं। बिना लाइसेंस के काम तो कर सकता था लेकिन वो इलीगल होता। लीज इज एन लीगल एग्रीमेंट बाय विच मनी इज पेड। लीज का मतलब होता है कि मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, कोई प्लांट, कोई व्हीकल किराए पर दे दी, लीज पर दे दी। ठीक है ना? फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। डिस्पोजल का मतलब, ठीक है, कुछ भी चीज आप जो हटाएंगे। इंक्लूड्स का मतलब होता है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशंस हैं। इंक्लूड्स का मतलब होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, जिसमें और भी चीजें लाई जा सकती हैं, डेफिनेशन को और एक्सपेंड किया जा सकता है, बता दिया था। चलिए चीजें तो इतनी क्लियर हो गई, लेकिन जो आज हमें ये सेक्शन 7 इज ओवर। अगर आप कहें तो ये एग्जाम्पल्स मैं पहले बता दूं, लेकिन एग्जाम्पल पर चलने से पहले मैं आपको बिजनेस की डेफिनेशन बताना चाहूंगा जो आपके पेज नंबर 1 पर है। ये
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बिजनेस का मतलब समझ में आना चाहिए, जो कि बताता है सेक्शन 2 क्लॉज 17। बिजनेस में शामिल क्या है? कोई भी ट्रेड, कोई भी ट्रेड, कोई भी कॉमर्स। जब भी ट्रेड आता है कॉमर्स साथ में अटैच हो जाता है। किसी भी तरह का हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, एडवेंचर हो, वैगर हो, या कोई ऐसी सिमिलर एक्टिविटीज, बात खत्म। वो सारी चीजें हमारी बिजनेस है। कुछ छूटा कहां सर? सर्विसेज, ओहो, तो सर्विसेज को नीचे लाया गया है, चिंता करने की जरूरत ना को। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद द अबव, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इनसे रिलेटेड होती है वो भी हमारे बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। तो बिजनेस का मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बिजनेस का मतलब केवल ट्रेडिंग नहीं, बिजनेस का मतलब केवल वैगरिंग नहीं, बिजनेस का मतलब केवल प्रोफेशन में, बिजनेस का मतलब केवल वोकेशन नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। और इससे रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी करेंगे, एंसिलरी या उसके सहायक एक्टिविटीज करेंगे, तो वो भी हमारे बिजनेस की कैटेगरी में ही आएगी, उस डेफिनेशन में कवरअप होगी। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर जीएसटी में, तो बिजनेस की बात होती है। अब बिजनेस कौन करता है? सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है ना। अच्छा, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन in the nature of sub clause A whether or not there is volume, frequency, continuity और regularity of such transaction। अब बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली डेली करो, दिन भर में 10 बार माल बेचो। अगर आपने एक भी ट्रांजेक्शन किया जो बिजनेस की कैटेगरी का है, तो वो बिजनेस माना जाएगा। ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। मैंने साल भर में एक ही कॉन्ट्रैक्ट लिया और एक बिल्डिंग बनानी है, वो भी पूरी नहीं कर पाया मैं, दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द बिजनेस। मुझे एक 5 मंजिला इमारत बनाने का वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मैं उस अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, बट स्टिल द वर्क इज इन प्रोसेस इवन दो वन ईयर हैज बीन elapsed। एक साल बीत गया लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, तो एक काम में एक साल भी से ज्यादा ले लिया, लेकिन उसके बावजूद ये हमारा बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। इज इट क्लियर? तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, वेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिजनेस होता है। तो बिजनेस में सारी चीजें हो गई, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोफेशन हो गया, वैकेशन हो गया, वोकेशन हो गया, सारी चीजें शामिल कर दी गई हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं गया। इनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो वो भी बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, फिर कहता है सप्लाई ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। अच्छा, अगर हम कोई बिजनेस कमेंस करना चाह रहे हैं, या हम कोई बिजनेस क्लोज करना चाह रहे हैं, दोनों केसेस में, तो अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जरूरी नहीं जीएसटी में, किसी और अथॉरिटी में, हाँ या ना? जरूरी नहीं कि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, उसको एक नाम मिलने के बाद ही वो बिजनेस कहलाएगा ना। बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड उसके पहले जितनी भी एक्टिविटीज की जाएंगी वो भी बिजनेस की कैटेगरीज में है। बिजनेस को क्लोज करने से रिलेटेड आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी भी हमारी बिजनेस की कैटेगरीज में ही शामिल होंगी। इज इट क्लियर? तो कहा गया सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस, वो सारी चीजें शामिल होंगी। बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड, बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड कोई एक्विजिशन किया गया कैपिटल गुड्स का, सर्विसेज का, वो सब बिजनेस की कैटेगरीज में बिजनेस में शामिल होंगी। और बंद करने से रिलेटेड भी उसी तरह से, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को कोई फैसिलिटीज देता है, यानी एक क्लब है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैं एनजीओस की बात नहीं कर रहा, एनजीओस पर अभी एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर बाद आकर के एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मैं अभी एग्जाम्पल समझाता तो शायद आपको समझ में नहीं आता, लेकिन पहले सबसे पहले बिजनेस तो समझ में आए। तो अगर कोई क्लब है, एसोसिएशन है, सोसाइटी या कोई भी बॉडी जो अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करती है, वो भी यहां पर कवर होगी बिजनेस की कैटेगरी में, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि अगर आप अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करते हैं तो दैट इज नॉट बिजनेस।
अरे भाई मैं क्लब में मेंबर हूँ, उस क्लब में मेंबर है तो कभी कभी पार्टी होती है, तो वो हमें खिलाते पिलाते, अरे भाई दिस इज द सप्लाई ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सप्लाई तो दे रहे हैं। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, अगर आप किसी प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं और वहां पर आपसे कुछ लिया जाता है, वो भी हमारा बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। Services supplied by a person as a holder of an office which has been accepted by him in the course or the furtherance of business or vocation and फलाना एंड धमाका, सर्विसेज को भी कवर अप किया गया है। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों हमारे बिजनेस की कैटेगरीज में आए। रेस क्लब और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज वो भी हमारी शामिल हो जाएंगी केस में, बिजनेस में। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इन लोकल अथॉरिटी इंगेज इन द पब्लिक अथॉरिटीज, तो यहां पर एवन जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हैं उनको भी बिजनेस की कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम गए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और वो कहते हैं कि भैया हम तो सरकारी ऑफिसर है, हम बिजनेस नहीं करते, अरे भैया ये भी बिजनेस एंटिटी ही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी का हो, जिसमें वो पब्लिक अथॉरिटीज से जुड़े रहते हैं। चलिए, बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है जीएसटी में, यहां जो एग्जाम्पल दिया गया है मैं उसी की बात करूंगा। मिस्टर एक्स जाता है, होंडा की बाइक ले लेता है, खरीद लेता है पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक, कहां से लेता है? होंडा शोरूम से। अच्छा एक बात बताओ कि होंडा शोरूम का तो ये बिजनेस है, वो डे टू डे एक्टिविटीज ही उसकी होती है गाड़ियों को बेचना, तो जब उसने इसको गाड़ी बेची ये बिजनेस की कैटेगरी में है, इसके लिए ये बिजनेस है। ये जो मिस्टर एक्स ने खरीदा ना, ये पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा है। किसके लिए खरीदा है? पर्सनल पर्पस के लिए। इसने इस बाइक को सेल कर दिया, हो सकता है पर्सनल पर्पस के लिए था और सेल कर दिया, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इसने ये बाइक सेल की, दिस इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पसेस, दिस इज नॉट द एक्टिविटी विच इज इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सर फर्दरेंस का मतलब बताइए, भी बता रहा हूं, ये बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, पर्सनल है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, जीएसटी नहीं लगेगा यहां पर। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? पक्की बात है। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा कवर नहीं होगा जीएसटी में, लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो जीएसटी में कवर अप होगा। ये जो नीचे एग्जांपल दिया है ना, बिल्कुल वही है, कॉपी एंड पेस्ट है, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। सर ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस के पर्पज से काम करना, जो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, डे टू डे मेरा वर्क है। In order to carry on the business, various activities are carried out by an entity on a routine business such as sale, purchase, provision of services, goods का production, making and receiving payment. These activities may be regarded as the activities undertaken in the course of business. तो जाहिर सी बात है, बिजनेस में होता क्या है? माल खरीदना, माल बेचना, सर्विसेज देना, पेमेंट लेना, पेमेंट देना, सैलरीज देना, ये सब क्या है? बिजनेस की कैटेगरीज में ही आएंगे, ठीक है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है? इस बिजनेस को, जो मेरा बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको एडवांसमेंट करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम कहते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस है, मैं एडवर्टीजमेंट कंपेनिंग चला रहा हूं, वो भी मेरा बिजनेस एक्टिविटीज में ही आएगा। अच्छा मैंने क्या किया, क्रिकेट टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप किया, वो भी मेरा बिजनेस एक्टिविटीज की ही कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो मेरे बिजनेस को प्रमोट करेगा। मैं टॉफ़ी बनाने का काम करता हूं, मेरी कंपनी टॉफ़ी बनाती है, कैंडी बनाती है। मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप किया और जितने भी लोग आए थे, 500, 1000, 2000, 10,000 लोग, सबको मैंने क्या दे दिया? अपनी टॉफ़ी का एडवर्टीजमेंट किया, ग्राउंड में भी किया और सबको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट भी किया। अगेन दिस इज फॉर द प्रमोशन ऑफ द बिजनेस, आए ना, उसके एडवांसमेंट के लिए है। तो ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कैटेगरी में शामिल होगा, ठीक। और जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो वहां पर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो दोनों को हम लोग बिजनेस की कैटेगरी में ही रखते हैं, एक ही जगह रखते हैं, अलग अलग नहीं देखते। चलिए, कंसिडरेशन की डेफिनेशन बाद में देखेंगे, ये बिजनेस की डेफिनेशन देखनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि अब मैं जो आपके सामने
एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं, आपको वो समझना है क्योंकि हमें आज अपना शेड्यूल 1 भी एंड करना है इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है नो जीएसटी ऑन गुड सप्लाइड अंडर फ्री वारंटी। मान लीजिए मैं कोई मोबाइल बाय करता हूं और मुझे वारंटी मिली है 1 ईयर की। मोबाइल 6 महीने बाद, अब उसने मुझसे कितना ले लिया जरा ढंग से देखिए, उसने मुझसे 40,000 ले लिया मोबाइल का और मुझे 1 ईयर की फ्री वारंटी दे दी। 6 मंथ के बाद मेरी मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई या डिफेक्ट निकला। कंपनी आई, कंपनी ने उस मोबाइल के कुछ पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया, पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जरा ढंग से सुनेंगे। अब कंपनी ने, मान लेते हैं ये मोबाइल 30,000 में खरीदी थी, मान लेते हैं, प्लस उसने जो स्पेयर पार्ट्स हमको दिए उसकी कॉस्ट थी 3,000, लेकिन उसने टोटल हमसे 40,000 रुपए शुरू में ही मांग लिए थे। ढंग से समझेंगे, उसने हमसे शुरू में ही 40,000 रुपए ले लिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने एक प्रोविजन बनाकर लेकर चल रही थी कि सामान का ये टोटल हमने परचेस किया है, ये सामान परचेस किया है और परचेस करते समय हमने इनपुट टैक्स दिया है। और आपको मैंने लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो चूंकि ये नाम थोड़ा आपको बीमार कर रहा होगा बार बार, तो अभी फिलहाल आप ऐसे ही समझें, बीमार होने की जरूरत नहीं है, कि जो इनपुट टैक्स हमने सामान खरीदा ये समझें। ये बिजनेसमैन है, इसने सामान परचेज किया 10,000 का और इस पर इसने टैक्स दे दिया 1,000, ठीक है ना। इसने सेल कर दिया इस सामान को 15,000 रुपए में और इसके ऊपर टैक्स बन रहा था 1,500। तो जब इनपुट खरीदा, इसको परचेस को हम इनपुट बोल सकते हैं, हाँ। तो जब माल खरीदा तो इसने जो पे किया था इनपुट टैक्स पे किया था, और जब सेल करेगा तो ये आउटपुट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? आउटपुट टैक्स, ये पे करना है। इसी बिजनेसमैन को ये टैक्स पे करना है। तो ये कहेगा कि भाई मैं यही सामान तो बेच रहा हूं जो मैंने इनपुट लिया, 1,500 मुझे पे करना है और मैं इस इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले लूंगा, इसको माइनस कर लूंगा, जिसको हम आईटीसी का नाम देते हैं। यानी अब गवर्नमेंट को वो नेट पेमेंट कितना करेगा? केवल और केवल 500। दिस इज द वे। अब चूंकि यहां इस सामान को, वापस आते हैं इस एग्जांपल, 40,000 की मोबाइल थी, बेची गई है, 33,000 का टोटल उसका सामान है, 40,000 बेची गई, 7,000 प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया। बेसिकली उसने इनिशियली 10,000 कमाया था, उसने प्रोविजन रखा था कुछ पैसे का कि अगर कभी मोबाइल सामने लेके खराब हो गई तो उसमें कुछ स्पेयर पार्ट्स रिप्लेस भी हो सकते हैं। तो उसने इस पर इनपुट टैक्स दिया और जब सामान उसने बेचा तो उसने उसका आईटीसी ले लिया होगा, पक्की बात है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या जो ये स्पेयर पार्ट्स फ्री में दिए जा रहे हैं बाद में, ये तो बाद में ही क्या होगा, जब 6 महीने के अंदर मोबाइल खराब हो गई हुई होगी तो 3,000 रुपए का सामान उसने चेंज करके हमको दे दिया और हमसे कुछ भी नहीं लिया। तो ये जो फ्री में सामान दिया गया है, क्या ये सप्लाई है? सप्लाई तो है, लेकिन जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पर टैक्स वसूल लिया है। वारंटी का मतलब होता है कि कुछ न कुछ प्रोविजन ऐड करके रखा गया था, उसी को ही अब हम यूज कर रहे हैं। अगर कोई ये कहता है सर फ्री में सामान दिया गया है, तो इसका मतलब इनपुट टैक्स की जो हम लोगों ने क्रेडिट ले रखी है सेल करते समय, उसको हम रिवर्स कर दें। चूंकि अब थोड़ा टेक्निकल हो रहा है तो मैं वहां नहीं जाना चाहता, जो लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, तो उसको मैं बता दूं यहां पर रिवर्सल भी नहीं होगा। जो पढ़ रखे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, रिवर्सल भी नहीं होगा। जो लोग नहीं जानते उनको अभी यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? तो कहता है
कि नो जीएसटी इज चार्जेबल, नो जीएसटी इज चार्जेबल ऑन सच रिप्लेसमेंट दो सप्लाई इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बट कंसिडरेशन इज मिसिंग। जबकि वो 3,000 ले चुका है पहले ही 40,000 में, तो अभी जो वारंटी का सामान जा रहा है उस समय कंसिडरेशन कितना है? 0। The value of supply made earlier includes the charges, therefore the supplier who has undertaking the warranty not required to reverse credit। तो मैंने कहा ना अभी आपको, ये चीज उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आगे की चीज पढ़ चुके हैं। तो जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जीएसटी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये लाइन थोड़ी स्किप कर दें। बस इतना समझ लें कि जो वारंटी में हमारा सामान जाता है उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि फ्री में जा रहा है और फ्री में कंसिडरेशन मिस होता है, मिसिंग फीचर होती है, फ्री में दिया जाता है। सेल ऑफ प्रसादम, कहा गया कि प्रसाद जो होते हैं, जो बिकते हैं हमारे मंदिर में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में या फिर मस्जिद में, तो वहाँ पर जो प्रसाद वितरण होता है या प्रसाद हम लोग सप्लाई करते हैं दुकानदार, वो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। लिखा होगा इसमें नील जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं लगता। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, अगर आप किसी क्लब के मेंबर हैं, फ्री में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में मिल रहा है, दे आर जस्ट सप्लाइंग यू, सप्लाइंग द गुड्स टू यू, नॉट यू आर बीइंग सप्लाइड। तो कहा गया अगर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कोई एनजीओ करता है जहां पर सेवा भाव है, फ्री में चीजें दी जा रही हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, फ्लो बैक कुछ हो नहीं रहा, केवल हम सर्विसेज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस, तो कहा गया फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अगर सामान का, गुड्स का जा रहा है तो वो भी जीएसटी के दायरे के बाहर है, उस पर भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। आते हैं, नॉर्मल चीजें तो समझ में आ गई, जहां पर कंसिडरेशन मिसिंग है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेड्यूल 1 कहता है, अब देखो ना, फ्री वारंटी में कंसिडरेशन मिसिंग था, प्रसाद में भी कंसिडरेशन मिसिंग है, और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में भी हमारा कंसिडरेशन मिसिंग है। तो यहां पर तीनों केस में कंसिडरेशन मिसिंग था, इसलिए वहां पर जीएसटी नहीं लगा। लेकिन शेड्यूल 1 कहता है कि भले ही फ्री में हो, भले ही कोई कंसिडरेशन ना हो, हम उसको सप्लाई मान लेंगे, हम उसको सप्लाई मान लेंगे। फ्री में है, कंसिडरेशन नहीं है, तो भी हम उसको सप्लाई की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो ये तो थोड़ा उल्टा बात बोल रहा है सर। कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम सप्लाई की दायरे में रखते हैं? सबसे पहली चीज, मैंने एक प्लांट खरीदा था, मैंने एक प्लांट खरीदा, परचेज कॉस्ट थी इसकी 10 लाख, और इस पर मैंने जीएसटी दे दिया था खरीदते समय 1 लाख। ठीक, अब हुआ क्या कि अब मैं इस प्लांट को, और ये जीएसटी की मैंने, यानी इनपुट की मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली होगी, पक्की बात है ना, जाहिर सी बात है, हम चाहे गुड्स खरीदे, चाहे कैपिटल गुड्स खरीदे, चाहे सर्विसेज लें, किसी से कुछ इनपुट हो रहा है और टैक्स जा रहा है, तो अब मैं उसकी क्रेडिट ले लूंगा। बताया था सबसे बड़ा फायदा यही होता है, जीएसटी का फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जो भी इनपुट टैक्स होता है उसकी क्रेडिट मिल जाती है, जो भी इनपुट टैक्स होता है क्रेडिट, तो एक चेन बन जाती है, क्रेडिट की एक चेन बन जाती है, बीच में अगर चेन टूट गई तो गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी मुझे, मैं इससे नॉर्मल बिजनेस में गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। मींस इस प्लांट से मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया और सेल किया, हो सकता है गुड्स प्रोड्यूस किया और सेल किया। हमने गुड्स जो प्रोड्यूस किया वो किया 8 लाख का, और मेरे ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उसकी, वो बन रही थी 1,20,000, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो कहा गया 1,20,000 आपको टैक्स देना है, लेकिन ऑलरेडी आप इसका आईटीसी ले सकते हो, जो इनपुट टैक्स दिया हुआ है आपने प्लांट को खरीदने पर, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो 20,000 इसको टैक्स लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी बन जाएगी। फायदा ले लिया इसने 1 लाख रुपए का, फायदा ले लिया इसने 1 लाख रुपए का। ठीक,
आगे बढ़ें। ठीक है ना, ये नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई। चलो, फ्यूचर में क्या हुआ कि इसने इस प्लांट को जो खरीदा था इसको सेल कर दिया, प्लांट को ही सेल कर दिया। तो कहा गया अगर प्लांट को आप बेच रहे हैं और उस पर आपने आईटीसी अवेल की हुई है तो ये सप्लाई मान ली जाएगी एवन ट्रांसफर इट विदाउट कंसीडरेशन। ओके, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अरे पैसे से बेच रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप फ्री में भी ये प्लांट दे रहे हैं जिस पर कभी आपने पास्ट में आईटीसी अवेल कर रखी है तो फ्री में भी आपके ऊपर लाइबिलिटी बनेगी, ये बताया गया है इस पे। तो कहा गया परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, मैंने प्लांट का एग्जांपल लिया, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता है कि अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है और ये दोनों रिलेटेड पर्सन्स हैं, क्या है, तो रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा और एवन इफ इट इज फ्री, ये फ्री है, तो भी हमारा सप्लाई मान लिया जाएगा। ये नहीं कह सकते कंसीडरेशन मिसिंग है, बोलने दो, रिलेटेड है ना, रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन किया है ना फ्री में, सप्लाई है। अरे डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ है, रिलेटिव नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, अलग अलग है, अंडर सेक्शन 24 के हिसाब से डिस्टिंक्ट पर्सन है। सर सेक्शन 24 क्या कहता है, आएगा 24 25 ये सब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सेक्शन है, आएंगे देखेंगे, अभी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमें केवल ये समझना है डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। मिस्टर माउस का पैन नंबर है, इस पैन नंबर के बेसिस पर उसने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया है यूपी में, इसी पैन नंबर के बेसिस पर उसने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया है राजस्थान में, हो सकता है। अब जब वो सामान को अब यूपी में उसका प्रोडक्शन होता है और राजस्थान से सेल होता है, लेकिन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे। रजिस्ट्रेशन जब भी होता है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट में अगर मैं यूपी से सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे यूपी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और अगर मैंने यूपी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, एसजीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो मान लिया जाएगा सीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब तो क्लियर है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दो चीजें मैंने लास्ट सेशन में आपको बताई थी, हाँ या ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैंने कहा था जितना भी टोटल टैक्स होता है दोनों को 50-50% बांट देते हैं, 9-9%, 12-12%, कुछ ऐसा ही बांट देते हैं, याद आया होगा। तो यहां पर भी वही है, मैंने दो स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाया, दो स्टेट में मेरा बिजनेस चलता है, तो मैं भले एक बंदा हूं लेकिन वो बिजनेस और मेरा ये बिजनेस यूपी और राजस्थान का बिजनेस अलग अलग मान लिया जाएगा, भले ही वो एक ही आदमी का बिजनेस क्यों ना हो। तो अगर मैं यहां से स्टॉक ट्रांसफर करता हूं ना, अगर मैं यहां से स्टॉक ट्रांसफर करता हूं यहां पर, क्योंकि सेल वहां से होगा राजस्थान से, तो अगर मैं यूपी से स्टॉक ट्रांसफर करता हूं तो भी ये सप्लाई मान लिया जाएगा, भले ही मैं फ्री में ही क्यों ना सप्लाई करूं। भाई मैं अपने बिजनेस से पैसा थोड़ी मांगूंगा, लेकिन बावजूद इसके कहा गया दिस वुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई बिकॉज दिस इज द बिजनेस ट्रांजेक्टेड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24।
तो ये तो मालूम है किसी पराये के साथ अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो तो सप्लाई होगी होगी। अरे अपने के साथ किया, रिलेटेड पर्सन के साथ, तो वो भले फ्री में हो तो भी वो सप्लाई मान ली जाएगी। और साथ ही साथ अगर मैं अपने आप के साथ ट्रांजेक्शन करता हूं डिस्टिंक्ट पर्सन की हैसियत से, जो सेक्शन 24 में लिखा है, तो भी वहां पर सप्लाई मान ली जाएगी, भले ही फ्री में किया गया। दोनों अजीब लग रहा होगा कि सर मैं अपना स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या उस पर जीएस, हाँ मान लिया जाएगा सप्लाई हो गई, मान लिया जाएगा सप्लाई हो गई, स्टॉक ट्रांसफर नहीं हुआ, मान लिया जाएगा सप्लाई हो गई। क्योंकि जहां जहां सामान जाएगा वहां वहां उसका टैक्स भी चिपका रहेगा। भाई मैंने क्या कहा, आईटीसी 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 पूरी एक चेन बनती है, पूरी एक ब्लॉक चेन बनती है। जिसके यहाँ सामान उसके यहाँ आईटीसी, जिसके यहाँ सामान उसके यहाँ आईटीसी। तो यूपी में सामान तो यूपी में आईटीसी, राजस्थान में सामान तो राजस्थान में आईटीसी। बात खत्म हो गई। सोचो ना कितना सिंपल कर दिया, टेंशन खत्म कर दिया आप तो मैंने अभी तक दो चीजें बताई कि कंसिडरेशन के बिना हो तो भी वो सप्लाई मान ली जाएगी। पहला मैंने बताया कि अगर आप कोई बिजनेस एसेट्स को परमानेंट ट्रांसफर करते हैं, भले ही फ्री में करते हैं, लेकिन अगर आपने उस पर आईटीसी क्लेम किया था तो आपको अब उसको सप्लाई मानना पड़ेगा, भले ही फ्री में आप करते हो। दूसरा, इसका मतलब अगर किसी बिजनेस एसेट्स पर मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया था तो अब उसको ट्रांसफर करने पर जीएसटी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अगर जीएसटी कब लगेगा? भले ही फ्री में हो, मैंने आईटीसी क्लेम किया था, आज फ्री में परमानेंट डिस्पोजल या उसको सेट असाइड कर रहे हैं तो भी हमको जीएसटी देना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में होता है या डिस्टिंक्ट पर्सन, जो कि सेक्शन 24 के हिसाब से है, 24-25 के हिसाब से है, तो वहां पर भी हमारा जीएसटी लग जाएगा, भले ही फ्री में क्यों ना। ओके ओके, ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे। गिफ्ट की बात करेंगे 50,000, पूरे इस पर एग्जाम्पल्स चलेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को, कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल्स को सप्लाई करता है, भाई मैंने अपने एजेंट से कहा ये ले सामान, ये ले सामान, इसको बेच। एजेंट हमको देता है ये लो सामान, तुमने जो कहा था मैंने खरीद कर तुम्हें दे दिया, सप्लाई है। तो प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान भेजता है कि बेचो, भले ही फ्री में भेजे, उसको सप्लाई मान लो। एजेंट सामान कलेक्ट करके हमारे पास भेजता है, भले ही फ्री में भेजे, जीएसटी लग जाएगी। तो प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, इस पर भी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम्पल। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ द अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने आपको ऊपर बताया था सेक्शन 7 में, अगर हम इंपोर्ट करते हैं सर्विस का, चाहे वो बिजनेस के लिए ना भी हो, तो भी उस पर सप्लाई मान लिया जाएगा, स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर होगा। यहां ये बोल रहा है कि वो बिजनेस के लिए है, भले ही फ्री में हो तो भी उसको सप्लाई मानेंगे। हर तरफ से कलेक्ट कर दिया जीएसटी में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई में शामिल है, आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट की सर्विसेज, तो हमारा कैटेगरी में आ गया सप्लाई में, भले ही बिजनेस के लिए ना हो। बिजनेस के लिए हो, फ्री में हो, तो भी वो शामिल कर ली जाएगी सप्लाई में, शेड्यूल 1 के हिसाब से। अब समझ में आ गई बात। चाहे वो अपने रिलेटेड पर्सन से हो, चाहे किसी और से हो, दोनों कवर हो गया, तो कुछ छोड़ा नहीं है। सर आपने ये बोला कि अगर एसेट्स का डिस्पोजल हो रहा है जिस पर आईटीसी क्लेम किया था, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, अगर कोई एसेट है तो उस पर भी हमारा मान लिया जाएगा, भले ही फ्री में हो तो भी वहाँ पर सप्लाई मान ली जाएगी। यानी कि हमारा यहाँ पर फ्री में होने के बावजूद उसको हम सप्लाई मान लेंगे। अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई फ्री में सामान जाता है या डिस्टिंक्ट पर्सन, जो सेक्शन 24-25 के हिसाब से हो, तो 25 के हिसाब से, तो हमने 24 बोला था, 25 कर देंगे। तो जो 25 के हिसाब से हो डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर अप कर लेंगे, भले ही फ्री में हो। और लास्ट बताया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, बिजनेस के लिए हैं, बिना पैसे के हैं, तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे और टैक्स ट्रीटमेंट चलेगा। रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं? बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। रिलेटेड पर्सन, अगर मेरी फैमिली की बात है तो ये होते हैं रिलेटेड पर्सन। अदरवाइज किसी कंपनी के ऑफिसर्स उस कंपनी के लिए रिलेटिव हो जाएंगे। डायरेक्टर्स
एक दूसरे बिजनेस के, वो सारे के सारे रिलेटिव माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने, रिलेटिव नहीं रिलेटेड पर्सन, रिलेटिव कहाँ से हो गए, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। यानी कि एक्स कंपनी का डायरेक्टर और वाई कंपनी के डायरेक्टर, एक्स कंपनी के डायरेक्टर और उनके डायरेक्टर्स जितने भी, वो रिलेटेड एक दूसरे से माने जाएंगे। तो इस कंपनी का डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, इस कंपनी का डायरेक्टर कहीं दूसरी कंपनी में ऑफिसर है, तो ये कंपनी और ये कंपनी भी रिलेटेड पर्संस माने जाएंगे। पर्सन शैल बी डीम टू बी रिलेटेड इफ सच पर्संस आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अदर्स बिजनेस एंड सच पर्संस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन द बिजनेस। वो पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर दूसरी फर्म में भी पार्टनर है, तो वो बिजनेस आपस में क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटेड पर्संस मान लिए जाएंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो वो भी हमारा क्या मान लिया जाएगा, रिलेटेड पर्सन। तो अगर कोई ऑफिसर है, कोई डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो ये बिजनेस बिजनेस आपस में रिलेटेड मान लिए जाएंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो ये आपस में दोनों बिजनेस रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। या अगर कोई पार्टनर है, इस कंपनी में, इस फर्म में भी पार्टनर है, दूसरी जगह भी पार्टनर है, तो वो आपस में क्या मान लिए जाएंगे, दोनों ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। अगर कोई पर्सन ओन करता है, कंट्रोल करता है कम से कम 25% वोटिंग पावर किसी कंपनी का, तो वो मान लिए जाएंगे क्या, रिलेटेड पर्सन। तो अगर मैं किसी कंपनी के 25% या उससे अधिक के वोटिंग शेयर्स पर राइट रखूं, तो मैं मान लिया जाऊंगा क्या, रिलेटेड पर्सन उस कंपनी का। साथ ही साथ अगर दो लोग, अगर कोई एक बंदा किसी दूसरे कंसर्न पर कंट्रोल करता है, तो वो भी रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। थोड़ा स्पीड अगर हो गया है तो मैं थोड़ा स्पीड कम कर देता हूं। ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है, इस कंपनी का डायरेक्टर और इसका ऑफिसर एक ही है, ये दोनों रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। ये दोनों, ये सब रिलेटेड पर्सन्स मान लिए जाएंगे। एक्स ब्रदर्स और वाई ब्रदर्स दो पार्टनरशिप फर्म हैं अलग अलग। मिस्टर पी यहां पर भी पार्टनर है, मिस्टर पी यहां पर भी पार्टनर है, ये आपस में रिलेटेड मान लिए जाएंगे। अगर एक्स लिमिटेड में किसी पर्सन का, मिस्टर वाई का 25% प्लस वोटिंग पावर है, क्या है, वोटिंग पावर रखा गया है, यानी इक्विटी शेयर में उसका हिस्सा है, तो ये लोग रिलेटेड पर्सन्स माने जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, रिलेटेड पर्सन्स माने जाएंगे। एक्स लिमिटेड, मिस्टर वाई एक्स लिमिटेड को ओन करता है, कंट्रोल करता है किसी भी तरह से, तो वो भी हमारा, ये ओन करता है, कंट्रोल करता है, या फिर 25% से अधिक का वोटिंग राइट रखता है, तो उसको भी हम कहेंगे रिलेटेड पर्सन। तो एक मालिक अपने बिजनेस के साथ रिलेटेड पर्सन होता है। ठीक, एक्स लिमिटेड कंट्रोल करता है वाई लिमिटेड को, रिलेटेड पर्सन हो गया। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, रिलेटेड पर्सन हो गए। दोनों जेड लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं, मेरी बात ढंग से समझें। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों मिलकर के किसको कंट्रोल करते हैं, जेड को। तो ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हर तरह से हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। जेड लिमिटेड एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों को कंट्रोल करता है, दोनों को कंट्रोल करता है, तो ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में सारे रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, वो सारे आपस में क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। ठीक है। टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन। दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एक फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। एक फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे, अब कौन होते हैं फैमिली में, फैमिली में पति के केस में पत्नी और बच्चे, पत्नी के केस में पति और बच्चे, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई और बहन, ये लोग माने जाएंगे क्या, तो पति, पत्नी, बच्चे, मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, बहन, ये आ गए आपके, यानी कि जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं वो मान लिए जाएंगे आपके फैमिली मेंबर्स।
सर एक बार और बताइए। ये एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड, इसका डायरेक्टर इस कंपनी में डायरेक्टर या ऑफिसर है, हो सकता है नहीं हो सकता? तो ये सब रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। एक्स ब्रदर्स इसका पार्टनर वाई ब्रदर्स में पार्टनर दोनों में सेम है, तो एक्स और वाई ब्रदर्स दोनों पार्टनरशिप फर्म आपस में रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। मिस्टर एक्स वाई लिमिटेड को ओन करता है, कंट्रोल करता है, या फिर 25% से अधिक का वोटिंग पावर ले जाता है। तो अगर वाई है केवल केवल ओन करना, वाई लिमिटेड है तो कंट्रोल करना, या 25% से अधिक का शेयर रखना, ये आपस में रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कंट्रोल करता है, दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड दोनों जेड लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं, तो सारे लोग आपस में रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड दोनों को कंट्रोल करता है अकेले, तो भी सारे लोग आपस में रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। अगर वो सेम फैमिली के मेंबर हैं तो वो भी आपस में रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। तो पति पत्नी बच्चे, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हमारी फैमिली के हिस्सा होते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखें, ये सेम डेफिनेशन मैंने कहाँ से उठाई है? सेक्शन 15 से उठाई है। और ये हम लोग जब सेक्शन 15 वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर? वैल्यूएशन, तो उसमें ये चीज़ फिर से आएगी। क्लियर हुआ? कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम लोग, मैं फिर आपको एक बार शेड्यूल 1 बता दूं कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भी विदाउट कंसिडरेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब विदाउट कंसिडरेशन है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। परमानेंट डिस्पोजल है या परमानेंट ट्रांसफर है किसी कैपिटल एसेट पर जिसका हम आईटीसी ले चुके हैं, वो आ जाएगा यहां पर नंबर 1। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है, भले ही फ्री में होता हो, उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे सप्लाई में, भले ही फ्री में होता हो। या फिर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को, एजेंट अपने प्रिंसिपल को सप्लाई देता है, तो उस केस में यहां पर भी आ जाएगा, फ्री में हो तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, बिजनेस के लिए हैं, फ्री में है तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अच्छा, सेल्फ ड्रॉइंग और सप्लाई, मेरा एसी का बिजनेस है, एग्जांपल क्या दिया है, मैं एक डीलर हूं एसी का, गर्मी आई मैंने घर के लिए एसी ले लिया, एक अपने ही दुकान से लूंगा कि बाहर पड़ोस की दुकान से, ऐसे अपने ही घर से, तो ये सप्लाई मान ली जाएगी, भले ही ये कंसिडरेशन यहां पर ना हो, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, सेल मान लिया जाएगा एक तरह से। डोनेशन एक्सेट्रा इज सप्लाई। मान लो मैंने कंप्यूटर खरीदे थे और जाहिर सी बात है कंप्यूटर मेरे बिजनेस में खराब हो गए, मैंने दूसरे कंप्यूटर खरीद लिए, नए कंप्यूटर खरीद लिए, पुराने कंप्यूटर फेंकने से अच्छा है मैं इसको डोनेट कर दूं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैंने वो डोनेट कर दिए, लेकिन मैंने उन कंप्यूटर पर आईटीसी अवेल किया हुआ था, तो भले ही फ्री में मैं डोनेट करूंगा, आईटीसी अवेल किया था, भले ही मैं फ्री में डोनेट करूंगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। क्रेडिट, अच्छा, फ्री गिफ्ट्स आर सप्लाई, तो कोई भी गिफ्ट जो आप फ्री में देंगे वो भी सप्लाई है, अगर आपने उस पर आईटीसी अवेल किया हुआ है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। अ क्लोथ डीलर रिटेलर गिव क्लोथ फ्रॉम हिज बिजनेस स्टॉक टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, इन दिस केस वुड अमाउंट टू सप्लाई इफ ही क्लेम्ड आईटीसी ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस एसेट्स। तो ये जो सामान खरीदा है, स्टॉक है, उसको भी बिजनेस एसेट्स ही माना गया है। तो जब यहां पर आती है बात, यहां वापस आओ, ये बिजनेस एसेट्स, तो बिजनेस एसेट्स का मतलब केवल प्लांट और मशीनरी नहीं, स्टॉक भी आपका बिजनेस का एसेट्स होता है, ये दिमाग में आप लोग बात बैठाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं है, शेड्यूल 1 इज ओवर।
एग्जाम्पल है 4-5 और। होल्डिंग और टू सब्सिडरी, अगर कोई एसेट होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग जाती है तो भी हम उसको मान लेंगे सप्लाई है, भले ही फ्री में हो, विदाउट कंसिडरेशन हो। देखो, नो सप्लाई इफ नो क्रेडिट अवेल, अगर अवेल ही नहीं की थी आईटीसी तो सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर कंसिडरेशन ना हो। सप्लाई उस समय होता है जब सेक्शन 7 कहता है, सेक्शन क्या 7 कहता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन। नॉर्मली कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई होगा, कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई नहीं होगा। अगर बिना कंसिडरेशन के और हमने आईटीसी वसूल कर लिया था, आईटीसी अवेल कर लिया था, तो अब आईटीसी उसका हम क्या मान लेंगे, सेल मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। आईटीसी अवेल नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है, नो सप्लाई नो आईटीसी, ठीक। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर आर टैक्सेबल, मैंने बता दिया। अगर आप स्टॉक ट्रांसफर करते हैं या ब्रांच में ट्रांसफर करते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है सेक्शन 25 के हिसाब से, वहां पर जीएसटी लग जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। मोहन हैज अ हेड ऑफिस इन दिल्ली, ही हैज रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल इन रेस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच ऑफिस। अब दिल्ली में है और वेस्ट बंगाल में है, दो जगह है, तो दोनों जगह तभी पॉसिबल है जब उसने सेम पैन नंबर यूज किया और दो अलग अलग ऑफिस, दो अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाए हुए, यानी कि दो रजिस्ट्रेशन है। तो भले ही अपनी ही ब्रांच ऑफिस पे सामान भेजेगा लेकिन उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, कोई कंसिडरेशन नहीं है, बावजूद उसके हम उसको सप्लाई मान लेंगे। सैंपल फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयर हाउस विद इन द सेम स्टेट, इफ बोथ आर लोकेटेड इन द सेम स्टेट एंड नॉट रजिस्टर्ड सेपरेटली, ओ एक ही स्टेट में तो एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा होगा। एक ही स्टेट में मैं दो ऑफिस बना सकता हूं, मेरे दो रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन है। दो रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन है। एक ही स्टेट है तो मैं चार जगह ऑफिस खोल सकता हूं, एक ही रजिस्ट्रेशन से काम चलाऊंगा। हाँ, अगर अब सामान ट्रांसफर करना है तो एक ही पैन का, एक ही रजिस्ट्रेशन का, अपने उसी रजिस्ट्रेशन पर सामान जा रहा है दूसरी सिटी में, सेम स्टेट में, अब तो दो रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाएंगे ये। तो स्टॉक ट्रांसफर इज अलाउड, उसके लिए ई वे बिल बनाना पड़ता है और डिलीवरी चालान बनाना पड़ता है, इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं, खत्म होने वाला है कि कर लें। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई आर्टिस्ट है, आर्ट वर्क बनाता है और उसने सामान बनाया, आर्ट बनाई, पेंटिंग बनाई और किसी एग्जीबिशन में डिस्प्ले के तौर पर लगाया, सेम स्टेट हो या दूसरा स्टेट हो, सप्लाई नहीं मानी जाएगी, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। वो अपना ई वे बिल बनाएगा, दूसरे स्टेट में जाएगा, एग्जीबिशन में लगाएगा सामान को डिलीवरी चालान के थ्रू। सप्लाई तब मानी जाएगी जब कोई कस्टमर आएगा, कहेगा मुझे ये पेंटिंग दे दो, मैं कहूँगा 2 लाख रुपए दो, मैं ये पेंटिंग दे देता हूँ, वो सप्लाई हो गई। वो सप्लाई उसी समय मानी जाएगी जब एक्चुअल में वो सेल होगी। अदरवाइज अगर मैं एग्जीबिशन के लिए सामान में ले जाता हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए, शो करने के लिए, तो वहाँ पर एग्जीबिशन वगैरह में यही तो होते हैं, सामान को डिस्प्ले किया जाता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उसमें। तो अगर मैं डिस्प्ले के लिए ले जाता हूँ, पक्का तो है नहीं कौन खरीदेगा, तो कहा गया आप डिलीवरी चालान और ई वे बिल के थ्रू आप अपना सामान ले जा सकते हैं दूसरे स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं। सीटीपी ले सकते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अभी आएगा, जल्दी ही आएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं, सामान ले जा सकते हैं। उस समय सप्लाई माना जाएगा जब आपसे वो सामान या वो पेंटिंग कोई खरीदेगा। तो ये पूरी कहानी उसी बेसिस पर है। एग्जीबिशन के लिए कोई ले गया तो सप्लाई नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई खरीदता है तो सप्लाई मान लिया जाएगा। आते हैं ये 3 क्वेश्चन, ये तीनों एक ही चीज पर बेस्ड है, प्रिंसिपल टू एजेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट। इधर देखने से अच्छा अब आप इधर देखिए। प्रिंसिपल ने एजेंट के पास सामान भेजा, आगे आप बढ़ेंगे तो आपके सामने एक कंसेप्ट आएगा,
कि एजेंट को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सेक्शन 24, 25 की कैटेगरीज में हम लोग आएंगे तो उस समय पढ़ेंगे। ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एजेंट को अपना अलग से, लेकिन हर तरह के एजेंट यहां कवर्ड नहीं होंगे। सर किसको आप अलग कर रहे हैं वो तो आप बताइए। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई जो कि उसका एजेंट है उसको कहा मेरे लिए सामान खरीदो। वाई ने मिस्टर जेड से कहा कि भाई तुम इसको सामान सेल कर दो। इनवॉइसिंग कंपनी के नाम से बना दो और ये पैसा इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है। बीच में मीडियोकर का काम किया मिस्टर वाई ने, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है, उसको अपना कमीशन मिलेगा, बस कमीशन मिलेगा। तो इस तरह के एजेंट को हम लोग कच्चा आढ़तिया या कच्चा एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्चा 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 एजेंट बोलते हैं। तो और इनको कहा गया कि आप लोग सेपरेटली डील किए जाएंगे। किस केस में? रजिस्ट्रेशन के केस में। अब आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है इस केस में जो मैंने अभी बताया। इस केस में आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि वाई बीच में अरेंजमेंट करवा रहा है सामान खरीदने और बिकवाने का। सामान ना तो उसके नाम से आ रहा है ना तो वो इनवॉइसिंग कर रहा है अपने नाम से। उसका नाम बीच में केवल क्या है? कमीशन के लिए, नथिंग एल्स। जो भी पेपर बन रहे हैं एक्स और जेड के बीच में बन रहे हैं, पेमेंट एक्स और जेड के बीच में लेना देना हो रहा है। तो इसको हम लोग कच्चा आढ़तिया कहते हैं। तो वाई को रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट। जो 10 लाख और 20 लाख का कैटेगरी है ना सर, हमें क्या मालूम, आएगा देखेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाएगा तभी इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में करवाना पड़ेगा नॉर्मली जो हम जानते हैं। सर ये कौन सा केस है? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा तू मेरा एजेंट है, मुझे सामान खरीद करके दो। वाई ने जेड से बात की, जेड ने इसको सप्लाई किया और वाई ने फिर ये सामान यहां भेजा। तो अब जब जेड सामान देगा तो ये इनवॉइस बनाएगा वाई के नाम से और वाई इनवॉइसिंग बनाएगा एक्स के नाम से। ये एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन अब इसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, भले ही 1 रुपए का बिजनेस कर ले। इसको हम कहते हैं पक्का आढ़तिया। कौन सा आढ़तिया? पक्का एजेंट। ये तीनों एग्जाम्पल्स कुछ उसी तरह से हैं। मिस्टर ए अपॉइंट मिस्टर बी टू प्रोक्यूर सर्टेन गुड्स। मिस्टर बी आइडेंटिफाइज सप्लायर एंड आस्क द सप्लायर टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू मिस्टर ए। तो जो मिस्टर बी है वो बीच में नहीं आना चाहता, वो सीधे मिस्टर सी को कहता है तुम सामान डायरेक्ट ए के पास भेजो। मिस्टर बी सीधे सी को कहता है तुम सामान मिस्टर ए के पास भेजो। मिस्टर बी केवल प्रोक्यूरमेंट एजेंट का काम करता है, वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, ना तो वो सामान रिसीव कर रहा है और ना तो इनवॉइसिंग में इन्वॉल्व है। मिस्टर बी इज नॉट लायबल टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। Registration required if turnover exceeds threshold limit of registration. Point number 3, last case. Mr. A, an artist, appoint Mr. B to auction his painting. Mr. B arranges auction and identifies potential bidders. Invoice for painting is issued by Mr. B, Messrs. B, but in own name. एजेंट बीच में आया ही नहीं, आया ना। B is not merely providing auctioneer but is also supplying painting on behalf of Mr. A. Okay, मैंने गलत समझा, मिस्टर ए नहीं, मिस्टर बी, सॉरी।
मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया और जो इनवॉइसिंग हो रही है वो मिस्टर बी के नाम से हो रही है, तो पक्का आड़तिया हो गया, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गया, सॉरी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गया। मुझे लगा डायरेक्ट इनवॉइसिंग हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एजेंट के नाम से इनवॉइसिंग वगैरह हो रही है। Messrs. XYZ appoint Mr. B to auction certain goods. Mr. B arranges auction and identifies potential bidders. Goods are invoiced to highest bidder by bank itself. बैंक डायरेक्ट बिडिंग वाले को इनवॉइस कर रही है, उसमें बीच में ऑक्शनर का कोई काम नहीं है। ऑक्शनर इज मेयरली प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद नो रोल प्लेड इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स। तो ये एजेंट नॉर्मल है, कच्चा आड़तिया है और इसको कोई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और इसको तभी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जब इसकी लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाए टर्नओवर की। दैट्स इट। इसके बाद हमारा है शेड्यूल 2। बोलो भाई, क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। शेड्यूल 1 जो आप याद रखेंगे, ये 4 पॉइंट्स आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। परमानेंट डिस्पोजल हो, एजेंट टू सप्लाई, एजेंट टू प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल टू एजेंट हो, फ्री में है कोई दिक्कत नहीं, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ हो तो भी हमारा मान लिया जाएगा। और लास्ट मैंने बताया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, बिजनेस के लिए हैं लेकिन फ्री में है तो भी इसको हम लोग सप्लाई मान लेंगे, इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं और जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उनको सेट कर लेंगे दिमाग में। जाहिर सी बात है 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आने लगेंगी। कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको बीच बीच में कंफ्यूज कर रहा होगा, नो वरी अबाउट दैट। ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एज एन व्हेन, मीन्स आपको धीरे धीरे जब चीज़ें ग्रास्प होने लगेंगी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। अभी तो 3-4 लेक्चर ऐसे ही चले जाते हैं, जब दोबारा पढ़ेंगे ओहो इतना आसान था, फर्स्ट टाइम पढ़ने में इतना दिक्कत हो रहा था। अब चूंकि इसमें टर्मिनोलॉजी आ जा रही है, इनपुट टैक्स रिवर्सल, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो दिमाग काम नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, दिमाग नहीं काम कर रहा। ये सब क्या है, आएगा धीरे धीरे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम अपने माइंड को सेट कर रहे हैं। हम चाहते डायरेक्ट हम वो चीज़ें पढ़ा करके फिर यहाँ आते। ये ग्रेजुअल पढ़ेंगे, चीज़ें समझते जाएंगे, उसको पढ़ने के बाद जब यहाँ रिवीजन करने आएंगे तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिनको समझ में आ रहा है बल्ले बल्ले, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी किसी को। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आप लोग आराम से करेंगे। भाई 2 कंपनी के डायरेक्टर हैं, इसमें भी कंपनी का डायरेक्टर, उसमें भी कंपनी का डायरेक्टर, तो दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड पर्सन। इस फर्म में पार्टनर है, इस फर्म का पार्टनर एक ही है, तो दोनों पार्टनरशिप फर्म्स आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। ये बंदा इस कंपनी को, इस चीज, इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, ओन करता है, तो ये दोनों लोग आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। ये 2 कंपनियां मिलकर तीसरी कंपनी को कंट्रोल करती हैं, तो ये सारे लोग आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। ये एक 2 कंपनियों को कंट्रोल करता है अकेले, तो ये तीनों लोग मिलकर के आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? या अगर किसी सेम फैमिली के मेंबर्स हों तो उनको भी हम रिलेटेड पर्सन बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट सेशन में हम लोग शेड्यूल नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।